हाय एवरीवन, मेरा नाम है शुभम। गुड इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है ना। हम लोग पिछली क्लास में वैदिक सभ्यता में प्रमुख नदियाँ, ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ जो थी उनके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ऋग वैदिक काल का राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। तो चलिए राजनैतिक व्यवस्था देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो आर्य हैं वो सबसे पहले अपना निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र को बनाया उन्होंने, है ना। तो जब वो सप्त सिंधु क्षेत्र में आए तो अपने विरोधी और जो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए क्या है, राजनीतिक रूप से अपने को सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, है ना। तो जो राजनीतिक व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल की, वो राजनीतिक शासन 5 भागों में विभक्त था। तो पहला है कुल, फिर है ग्राम, है ना, फिर है विष, जन और राष्ट्र, है ना। कुल जो है ये सबसे छोटी इकाई है ना। तो ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी इकाई, है ना। और राष्ट्र क्या है, सबसे बड़ी। तो इसके प्रमुख हैं, प्रमुख देखिए, कुल का जो प्रमुख था वो कुलप, है ना, ग्रामीण, विस्पति, जनस्य गोपा, राष्ट्र का राजा। तो कुल का जो प्रमुख है वो कुलपी कहलाता था, ग्राम का ग्रामीणी, विष का विस्पति और जन का जनस्य गोपा, और राष्ट्र का जो प्रमुख था वो राजा, है ना। और ये हो गई, ये 5 इकाइयाँ, है ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो राजा का पद था, राजा का पद वो वंशानुगत ना होके योग्यता अनुसार निर्धारित होता था, है ना। तो जिससे कारण राजा निरंकुश नहीं था, राजा तो जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था, है ना, जन्म से निर्धारित नहीं होता था, वो योग्यता अनुसार निर्धारित किया जाता था। और इस कारण जो राजा है वो निरंकुश नहीं हो सकता था, है ना। निरंकुश मतलब वो अपने व्यक्तिगत लाभ का निर्धारण नहीं कर सकता था, वो लोक कल्याण के लिए विवश था। तो ये हो गया। और जो राजा के ऊपर ये निरंकुश शासन था वो समिति करती थी, है ना। समिति राजा का निर्वाचन और राजा के नियंत्रण का कार्य करती है। ये सभी संस्था है, चलिए इसको भी देख लेते हैं ना थोड़ा सा। 3 संस्थाएं हैं। तो 3 संस्थाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ये राजा की सहायता के लिए, है ना, ये राजा की
सहायता हेतु 3 प्रमुख थी, और इनको अथर्ववेद में कहा गया है राजा की दुहिताएं। तो राजा की सहायता के लिए 3 प्रमुख संस्था थी, है ना। इनका महत्व स्पष्ट हो जाता है कि अथर्ववेद में इन्हें कहा गया कि राजा की पुत्रियों के समान है ना, माने राजा की सहायता के लिए संस्थाएं थी। तो पहली संस्था जो थी उसका नाम था सभा, है ना। दूसरी का नाम था समिति, और तीसरी थी विदत, है ना। तो जो सभा थी उसमें प्रबुद्ध जनों या अभिजात जनों की संस्था थी, है ना। ये प्रबुद्ध जन ऐसा मतलब कि जो टॉप मोस्ट, ऐसी भाषा में समझिए कि टॉप मोस्ट थिंक टैंक के को रूप में कार्य करती थी, है ना, राजा की सहायता के लिए। ठीक है, तो ये वरिष्ठ नागरिकों की एक संस्था थी इसमें, है ना। तो इसका जो प्रमुख थे वो सुजान कहलाते थे, सुजान। ठीक, और समिति में क्या था, ये चुने हुए लोगों की संस्था थी, है ना, चुने हुए लोगों की संस्था थी, है ना। ये राजा के पद का निर्वाचन एवं नियंत्रण का कार्य करती थी। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने देखा कि सभा, है ना, और सभा में स्त्री और पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे, है ना। ये भी स्त्री एवं पुरुष दोनों फिर समिति है, इसमें चुने हुए लोगों की संस्था है, राजा के पद का निर्धारण, निर्वाचन और नियंत्रण का कार्य करती थी, है ना। और समिति जो प्रमुख है उनके प्रमुख ईशान कहलाते थे, है ना, ईशान। सभा प्रमुख सुजान और समिति का प्रमुख ईशान। ठीक है, चलिए और ये जो विदत संस्था है इसमें आम जनों की संस्था, आम जनों की भागीदारी थी, है ना, आम जनों या सामान्य जन। ठीक है, तो ये 3 प्रमुख संस्थाएं हो गई, पहली सभा है, दूसरी समिति है, तीसरी विदत है। ठीक है, चलिए
अब चलिए और देख लेते हैं अन्य। अन्य पदाधिकारी वर्ग में क्या है, स्पस। ठीक है, ये गुप्तचर विभाग है ना, जो खुफिया तंत्र था उसके लिए ये गुप्तचर होते थे ना, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख स्पस कहलाते थे। ठीक है, और जो कर की व्यवस्था थी, तो कर का उस समय नाम था बलि ली जाती है ना। तो बलि जो था वो भाग दूध अधिकारी लेता था, भाग दूध अधिकारी है ना। ये भाग दूध अधिकारी जो था वो कर का निर्धारण की कर कितना होगा, कितना लगेगा है ना, और कर का आवंटन है ना अधिकारियों के बीच, अधिकारियों एवं कार्यों हेतु कर का आवंटन तो स्पस जो संस्था है वो गुप्तचर विभाग है ना, और बलि जो है वो कर है। तो बलि के लिए ये भाग दूध अधिकारी होते थे ना, और ये क्या करते थे, कर का निर्धारण, अधिकारी कार्यों के आवंटन के लिए कर का वितरण का कार्य किया करते थे है ना। और जो बलि थी तो वो अनिवार्य नहीं थी है ना, वो स्वैच्छिक बलि थी कि आम जनता जो है वो इच्छा मुताबिक अपने कर का वहन करना चाहे तो करे, अन्यथा नहीं है ना। तो ये स्वैच्छिक थी, तो ये हम लोगों ने देखा है ना। और ये इसकी राजा की सहायता के लिए पुरोहित वर्ग एवं सैन्य वर्ग भी सहायक थे है ना। तो ये हो गया एक और चीज कि अन्य पदाधिकारी वर्ग में पुरोहित है ना, पुरोहित वर्ग हो गया। और ये पुरोहित वर्ग ये आप उसी मानिए जो शुरुआत की संस्था थी है ना, सभा। तो सभा में हम लोगों ने देखा प्रबुद्ध जनों की संख्या, इसमें ये पुरोहित वर्ग भी शामिल था है ना। तो ये पुरोहित वर्ग हो गया, सैन्य अधिकारी वर्ग हो गए, इस पास ये गुप्तचरों की संस्था हो गई, बलि जो स्वैच्छिक थी है ना, और भाग दूध अधिकारी इसके लिए नियुक्त था, और वो जो क्या करता था, कर का निर्धारण करता था, और अधिकारियों विकास कार्यों के लिए कर का क्या आवंटन होना चाहिए उसका भी निर्धारण करता था है ना। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ देखी है ना। तो आज हम लोगों ने देख लिया कि राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वैदिक वैदिक काल में क्या थी, और आगे हम लोग देखेंगे कि आर्य और अनार्य कबीले है ना, आर्य और अनार्य कबीले उनके मध्य युद्ध। तो एक युद्ध है जो बहुत फेमस है, दशराज युद्ध है ना। तो इसको हम लोग कल देखेंगे, कल के लेक्चर में है ना। चलिए है ना, थैंक यू।